हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब कैपेसिटेंस में चेंज करते हैं तो किस तरीके से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बदलती हैं। उसमें आपको बताया हुआ था कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद कट करेंगे और सेपरेशन चेंज करें या डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंसर्ट करें तो चार्ज चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज के पास कहीं जाने की जगह ही नहीं है। और वहीं अगर बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटेंस को बदला जाए, आइदर बाय चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट और बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा जो कि बैटरी के पोटेंशियल के बराबर रहेगा, और लेकिन चार्ज उस कैपेसिटर में बदलेगा। किस हिसाब से बदलेगा? तो Q इज इक्वल टू CV होता है। V तो कांस्टेंट है जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। कैपेसिटेंस जिस तरीके से बदलेगा उस तरीके से फिर चार्ज भी बदलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आपको लास्ट क्लास में, चलिए एक बार मैं ये बता देता हूं कि जब कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन डबल किए थे हम बैटरी को कट करने के बाद, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज हमने देखा था। उसमें फिर आपको ये मैंने दिया हुआ था होमवर्क की वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता करने के लिए, ठीक है। तो एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर के बाद उसको चार्ज किया, उस कैपेसिटर को V0 पोटेंशियल से C0 कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चार्ज आ गया C0 V0 इसके ऊपर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इसको कट कर दिया गया, इसके बीच का सेपरेशन था D प्लस माइनस C0 V0। अब इसके का सेपरेशन अगर हम इसका डबल कर दें तो इनके बीच का सेपरेशन 2D हो गया और इनके ऊपर चार्ज प्लस माइनस C0 V0 ही रहा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि लास्ट के 2-3 क्लासेस में क्या हुआ है कि कहीं कहीं पे, जैसे कहीं पे हाफ CV स्क्वायर होना चाहिए था, वहां गलती से हाफ C स्क्वायर V हो गया। कैलकुलेशन तो पूरा सही है, कॉन्सेप्ट सही है, लिखने में वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप जरूर करेक्ट करिएगा। दिमाग का यूज करते हुए आप वहां पे चीजों को, ये नहीं कि जो भी सामने लिखा है बस कॉपी करते जा रहा है। अगर समझते हुए कॉपी करोगे तो वो गलतियां आपको पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। एक ही दो जगह है। अब देखिए, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, ये दिया हुआ था कि क्या क्या क्वांटिटीज हैं, तो बच्चा पूछा गया था कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद पूछा गया था चार्ज, फिर पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर एनर्जी स्टोर। तो कैपेसिटेंस पहले था अगर C0 तो C0 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बाद में ये हो जाएगा 2D, तो इसका मतलब C0 बाई 2। चार्ज C0 V0 ही रहेगा, यहां पे भी C0 V0 बाद में भी। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां पे देखो, अगर हम ऐसे सोचें कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, तो चार्ज है C0 V0, कैपेसिटेंस है C0 बाई 2। तो इसका मतलब अगर पहले पोटेंशियल डिफरेंस V0 था तो अब 2 V0 हो जाएगा। लास्ट क्लास में इसको अच्छे से कवर किया गया, दोनों तरीके से बताया है, चार्ज से भी और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पता करेंगे वैसे भी। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले E0 था तो बाद में भी E0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो भाई Q ही नहीं चेंज किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड पहले हाफ C0 V0 स्क्वायर और बाद में आप करोगे हाफ C0 बाई 2 इंटू 2 V0 स्क्वायर, मतलब कि आप देखोगे एनर्जी आएगी फाइनल C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो इनिशियल से डबल हो गई है, ठीक। इतनी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। फिर आपको एक होमवर्क दिया था कि वर्क डन बताना था आपको कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट को उस सेपरेशन को चेंज करने के लिए, ठीक। तो चलो, अब देखो दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कोई एक तरीका आप यूज करिएगा, हम कहेंगे आप एनर्जी वाला ही तरीका, नीट वाले बच्चे स्पेशली उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो और बाकी मैथ वाले बच्चों को दोनों तरीका सीखना है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, उसमें उनको दूसरा तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला मेथड देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता करने का, जो कि आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए, इक्वेशन है वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है अपने पास।
अब यहाँ पे देखो, पिछले के इस केस में क्या हुआ है कि बैटरी को कट करके तो आपने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बैटरी को कट करके हटा दिए तो बैटरी अब तो रोल में है ही नहीं। वर्क डन किससे किसके बीच में पूछा जा रहा है? इस केस से इस केस में पहुंचने के बीच में। तो यहाँ पे पिक्चर में बैटरी है ही नहीं, तो बैटरी के कारण वर्क डन कितना होगा बच्चों? 0। ठीक। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बताओ क्या कोई चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे जब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ चार्ज का तो यहाँ पे कोई एनर्जी मतलब हीट लॉस भी नहीं होगा। तो दो चीजें, ये चार चीजें हैं, चार में से दो चीजें तो अपने को पता चल गई कि एक तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी 0 और यहाँ पे हीट भी 0। आप चाहो तो रीजन लिख लेना, वैसे है बहुत आसान कि बैटरी है ही नहीं तो कोई वर्क डन नहीं और कोई चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इस वजह से हीट भी 0। ठीक। अच्छा, अब बात आते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये कितना आएगा? देखो डेल्टा यू, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करते हैं तो फाइनल एनर्जी कितना था? सी नॉट वी नॉट स्क्वायर आया था और इनिशियल एनर्जी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा कितना आ गया? 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलो। तो ये एक पहला मेथड हो गया कि कैसे हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाला। ठीक है, एक और मेथड है, ध्यान दीजिए वो कैसे। ये सेकंड मेथड मैं बता रहा हूं, ये सिंपल वर्क डन के बेसिक डेफिनेशन से ये मेथड निकल रहा है। देखिए कैसे, जैसे ये जो कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इधर नेगेटिवली चार्ज कैपेसिटर का प्लेट हो गया। ठीक। अब बात करें तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन है और कितना अट्रैक्शन होगा ये चीज हम निकलवा चुके हैं, आपको सॉल्व करवाया था इसको। ठीक है, तो देखो अगर किसी एक प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो पहले तो इनका फोर्स निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स होगा इनके बीच में। ठीक, तो देखो, तो फोर्स बाय मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बराबर होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चा एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों के फील्ड के दोनों के चार्ज के कारण आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कारण। देखो पॉजिटिव वाला इधर की तरफ फील्ड देगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव वाला भी इधर की तरफ फील्ड देगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दोनों जुड़ के कितना हो जाते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इस पॉजिटिव वाले चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव चार्ज के फील्ड के कारण कितना फोर्स है उस हिसाब से फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये होगा कितना? Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये सिग्मा होगा कितना? Q बाई ए, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि मैंने ये चीज बताया हुआ है कि इस प्लेट को इनफाइनाइटली स्लोली आप मूव करा रहे हो, तो इनफाइनाइटली स्लोली मूव कराने के लिए बताओ इधर की तरफ जो फोर्स होना चाहिए F एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहां पे कि F एक्सटर्नल जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बराबर होगा। अगर ज्यादा हो गया तो ये प्लेट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा ना, ये नेट फोर्स डेवलप हो गया जो जिससे ये एक्सेलरेट कर जाएगा और इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनफाइनाइटली स्लोली इसको हटाना है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये होगा कितना? Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है बात? अब देखिए वर्क डन की बात करें तो या तो आप ऐसे सोचो कि इस नेगेटिव प्लेट को यहीं पे छोड़ दिया गया और इस पॉजिटिव प्लेट को D से डिस्प्लेस किया गया, D डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक प्लेट क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, आप फोर्स तो दोनों पे लगाओगे, जैसे कि इसको पकड़ के यहां रखोगे और इस पॉजिटिव वाले प्लेट को खींचोगे, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट इस नेगेटिव प्लेट का कितना हुआ? 0, इस वजह से इसका वर्क डन 0 आएगा। पॉजिटिव वाले प्लेट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? D के बराबर।
अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट को d/2 से खिसका दें और नेगेटिव प्लेट को d/2 से खिसका दें, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, F इंटू d/2 ये हो गया और F इंटू d/2 ये हो गया। ठीक है, तो टोटल आंसर F इंटू डी ही आना है। ठीक है, तो आपका जैसा मन वैसे करिए। ठीक, हम एक ही प्लेट को लेते हैं। अब देखो, तो यहां से वर्क डन की बात करें तो ये तो अपने को पता चल गया कि फोर्स अप्लाइड बाई, ये F को लिख लीजिएगा कि एक्चुअल में ये F है क्या, फोर्स अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑन अनदर प्लेट, ये जो FE हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक्सटर्नल का फोर्स पता चल गया कि एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सेपरेशन को डबल करने में। ठीक, अच्छा ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है, तो इस वजह से आप सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर फोर्स वेरिएबल होता तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो यहां पे चलते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डी। अच्छा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो cos 0 डिग्री। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, ये जो वर्क डन है ये क्योंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, तो एक्चुअल में ये वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और इसीलिए आप देखे थे कि वहां पे जो हाफ C0 V0 स्क्वायर जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आया था वो पूरी तरीके से कन्वर्ट कर गया था कैपेसिटर की एनर्जी में। मतलब कि हाफ C0 V0 स्क्वायर पहले एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, एक्सटर्नल एजेंट ने भी हाफ C0 V0 स्क्वायर एनर्जी वर्क डन किया और ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके पूरी एनर्जी कितनी हो गई, C0 V0 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सब कुछ लॉजिक के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। देखिए, जैसा होना चाहिए कैलकुलेशन, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही चीजें कैलकुलेशन में भी आ रही हैं। तो फोर्स देखते हैं, तो बच्चे यहाँ पे फोर्स है Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या आपको कुछ याद दिला रही है, ये क्या चीज है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q स्क्वायर अपॉन 2C को हमारे बच्चे क्या लिखते हैं, हाफ C0 V0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने ये प्रूफ किया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, वो पूरा बड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करने की बजाय मैं सिंपल ये बोलता हूं कि रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, इस बार क्या करना है अपने को, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हुए, अरे बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए इस बार सेपरेशन चेंज करना है। जो डायलेक्ट्रिक वाला केस है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक, दूसरी बात यह है कि एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं है कि वहां पे सेपरेशन डबल करे, हो सके d/2 भी कर सकता है, हो सके 3D भी कर सकता है, तो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, रिपीट above प्रॉब्लम या रिपीट फर्स्ट पार्ट, बस फर्स्ट पार्ट अपने को करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ above प्रॉब्लम if procedure is, if same procedure is applied, if same procedure is applied keeping battery connected, if same procedure is applied keeping battery connected। तो देखो क्या केस है, तो सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट किया गया इसके कैपेसिटर के अक्रॉस, बैटरी है V0 वोल्ट का, कैपेसिटेंस है C0। ठीक, चार्ज कितना आया, प्लस माइनस C0 V0 के बराबर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D। ठीक है, C0 कैपेसिटेंस है। अब इसके बाद फिर इनके बीच का सेपरेशन हमने डबल कर दिया। ठीक, और बैटरी जो है वो कनेक्टेड ही है। ठीक, तो C0/2 इनका जो हो गया कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, क्यों C0/2 होगा, तो भाई एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा इस बार, पिछली बार एप्सिलॉन नॉट A/D था, तो ये 2D सेपरेशन। अब इनके ऊपर चार्ज हो गया बच्चों C0 V0/2।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा इनके बीच में, वी नॉट। चार्ज चेंज क्यों हुआ है, ड्यू टू चेंज इन कैपेसिटेंस। ठीक, अब यहां पे देखो कि अब इनके बीच में अपने को चेंजेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लोगे सिंस बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, जैसा कि हमने किया भी है, वी नॉट यहाँ पे है और वी नॉट वहां पे भी है। ठीक है, इस लाइन को लिख लेना। इसके बाद अब अपने को पहला पार्ट क्या था, डिफरेंट क्वांटिटीज को बताना था, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेता हूं। क्या क्या है, एक तो बिफोर और फिर आफ्टर। ठीक, सबसे पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चा, तो कैपेसिटेंस पहले था सी नॉट, बाद में हो गया सी नॉट बाई 2। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ चार्ज पे, तो चार्ज पहले था सी नॉट वी नॉट और बाद में हो गया सी नॉट वी नॉट बाई 2। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पहले वी नॉट था और बाद में भी वी नॉट है। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी या फिर एनर्जी स्टोर्ड की बात होगी, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, वोल्टेज को कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि पता है कि वोल्टेज सेम रहना है। देखो, इनफैक्ट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए भी तो आपने यही कॉन्सेप्ट यूज किया ना कि वोल्टेज सेम रहेगा। और पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम चार्ज को सेम मानते हुए आगे की चीजें कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखो बच्चा, तीन चीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी बाकी है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अगर ई नॉट था तो ई नॉट किसके बराबर, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यही था ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में चार्ज चेंज नहीं किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं की थी, इस बार चार्ज आधा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो E डैश होगा वो E नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि Q की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी की बात करें तो पहले एनर्जी था हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। अब जरा देखो फाइनल एनर्जी कितनी है, तो हाफ सी नॉट बाई 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये तो आधा हो गया पहले का, पहले था हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, अब है 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, जस्ट हाफ कर गई एनर्जी। ठीक है, देखते हैं ये एनर्जी कहां जाती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन में, पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चा क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, जरा बताओ यहाँ पे कि बैटरी ने एनर्जी खर्च किया है अपना या एनर्जी से पेट भरा है अपना। देखो, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे अगर सी नॉट वी नॉट जो चार्ज आया है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज है सी नॉट वी नॉट बाई 2। ठीक, तो देखा जाए तो चार्ज जो है वो ये पॉजिटिव प्लेट से निकल के इस नेगेटिव प्लेट पे आ रहा है, इसका मतलब चार्ज आधा हुआ है, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा वो कम होगा। अब इसके बाद फिर तो आप देखो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कम हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज एंटर किया पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। मैं बता चुका हूं कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले या नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव मानना। ठीक है, ये तरीका है। बाकी फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे कि सी नॉट वी नॉट बाई 2 चार्ज ट्रांसफर है, मल्टीप्लाइड बाई आप ये देखो कि चार्ज जा कहां से कहां रहा है, अगर इसको 0 वोल्ट मानोगे तो इसको वी नॉट वोल्ट मानोगे, तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, अपने आप वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे अपने को दिख रहा है कि कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, सी नॉट वी नॉट बाई 2, तो मत और साथ में नेगेटिव वर्क डन होगा, तो माइनस सी नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी नॉट। तो ये वर्क डन बाय बैटरी आया कितना,
-1/2 C0V0 स्क्वायर। ठीक, तो एनर्जी जो कम हुई है 1/4 C0V0 स्क्वायर फाइनल एनर्जी है, इनिशियल थी 1/2 C0V0 स्क्वायर। मतलब कि 1/4 C0V0 स्क्वायर तो एनर्जी कम हुई है। उसमें से ये पता चल गया कि मतलब कुछ एनर्जी तो बैटरी ने खाया है, बैटरी अपने अंदर केमिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर की है। ठीक है, लेकिन बैटरी भी देखो 1/2 C0V0 स्क्वायर एनर्जी ली है, जो कि 1/4 से ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं बाकी की एनर्जी बैटरी को कहां से मिला। अब अपना टारगेट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता करना। यहां तक तो बहुत स्मूथ गई चीजें, बहुत अच्छे से गई। अब देखो, तो एक तो ये है कि वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। ठीक है, अब अपने को क्या चीज कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। डेल्टा यू क्या अपने को पता है, पता है। वर्क डन बाय बैटरी पता है। अब यहाँ पे दो दो अननोन चीजें आ गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी और साथ में हीट भी। ठीक है, अगर बस आप जेई के बच्चे होते तो हम सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करवाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करवाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड चल रहा है, हम सबसे पहले पहला लॉजिक, पहला तरीका से क्या करते हैं, हीट का अंदाजा लगाते हैं कि हीट कितना होगा, और उससे फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकलवाएंगे। वहां तक नीट वाले बच्चे समझेंगे बात को। जो दूसरा मेथड होगा वहां पे फिर आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है नीट वाले बच्चों के कि वो आगे करें चाहे ना करें। ठीक है, लेकिन जे वाले बच्चे उसको जरूर देखना और अच्छे से उसको याद रखना। तो देखो, फर्स्ट मेथड ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करने का पहला मेथड। अगर मान लो किसी समय जब सेपरेशन चेंज हो रहा है इसका कैपेसिटर का, बैटरी तो भाई कनेक्टेड है उस समय, तो इनके बीच का सेपरेशन अगर हम x मान लें और उस समय इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, C इंटू वी नॉट के बराबर। हमने इनिशियल कैपेसिटेंस कितना माना था, C0, और ये C है किसी भी जनरल समय पे। ठीक, तो अगर C की बात करें तो C है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई x। चार्ज कितना है बच्चों, तो चार्ज है यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स इंटू वी नॉट। यहाँ पे क्या चीज वेरिएबल है, x। ठीक है, तो आपका जो x है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पे करंट आते हैं, एक करंट आपको पता होगा कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस वायर में जब चार्ज मूव करेगा, जैसे जैसे देखो कैपेसिटर के बीच की सेपरेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे चार्ज यहां से निकल के इस बैटरी को क्रॉस करके यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जब भी चार्ज मूव करता है किसी वायर में, वहां पे एक करंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, और बेसिकली करंट जो होता है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वायर के अंदर होता है। ठीक, तो उस केस में तो यहां पे अगर करंट की बात करें तो करंट बच्चों होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हम आगे आने वाले चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है पूरी एक चैप्टर। ठीक है, तो ये जो है चार्ज, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो करंट आएगा। तो जरा देखते हैं करंट की क्या वैल्यू आएगी। तो देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई वी नॉट तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये टाइम का तो फंक्शन है नहीं, ठीक है, अगर मान लो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, ये आया। तो ये करंट हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो dx बाई dt है क्या, तो dx बाई dt है कि किस स्पीड से आप इन प्लेट के बीच के सेपरेशन को बदल रहे हो। ठीक, तो एक तरीके से प्लेट की स्पीड हो गई वो। ठीक है, और क्योंकि आप इनफाइनाइटली स्लोली इसको खींच रहे थे तो इसका मतलब dx बाई dt की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। तो dx बाई dt की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं
अगले पेज पे लिख देता हूं कि सिंस प्लेट्स आर सेपरेटेड वेरी स्लोली, ठीक है, तो यहां पे बच्चा dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी, या dx बाई dt की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, दैट इंप्लाइज दैट जो करंट होगा वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक। और हीट का फॉर्मूला हमारे बच्चे जानते हैं, 10th में बचपन में पढ़ा हुआ है कि I स्क्वायर R इंटू टी होता है, ठीक। तो करंट ही क्योंकि टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब हीट भी क्या होगा, जीरो होगा उस वायर में, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये जो अपना कंडीशन था, ये चीज, इसमें हीट की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अपने को पता था, हीट की वैल्यू का अंदाजा लगा लिया हमने, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया। तो हीट की वैल्यू हमने यहाँ पे पता लगा ली, ठीक। इसको लास्ट में मैं स्टेटमेंट के तौर पे भी लिखवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें, अभी पूरा सॉल्व कर लेता हूं फिर उसको लिखवा देते हैं, ठीक। तो देखो हीट पता चल चुका है, तो फिर से वो एक्सप्रेशन उठाते हैं, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। हीट की वैल्यू कितनी, जीरो। वर्क डन बाय बैटरी हमने कितना निकाला था, 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता करना है, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना, तो 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा -1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और इधर मतलब कुल मिला के वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको मिल गया 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के बराबर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हीट के बारे में पता लगाया, ठीक। अब एक चीज और देखो, अगर इसको हम समझें कि आखिर में हीट का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि आखिर में हीट यहाँ पे क्यों जीरो आया। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल, अभी हमने देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो ये तो हमने हीट का अंदाजा लगाया कि हीट के वैल्यू जीरो होगी, जिसकी वजह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हुआ क्या कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर कनेक्टेड था V0 वोल्ट की बैटरी के साथ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V0, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल होता है Q/C के बराबर, ठीक। तो जब आप सेपरेशन बदले तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हुई, घट गई, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना है, सेम रहना है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है और कैपेसिटेंस की वैल्यू घट गई, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो चार्ज तुरंत क्या होगा कि इस पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के इस नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, ताकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहे वो V0 के बराबर रहे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहां से बहुत स्लोली आप प्लेट के बीच का सेपरेशन चेंज कर रहे हो, तो यहां से बहुत धीरे धीरे चार्ज निकलते हुए यहां पे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, ये बैटरी है V0 और ये कैपेसिटर है अभी V0 पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने सेपरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो Q/C के बराबर होता है, तो C थोड़ा सा घटा, तो C थोड़ा सा घटा, तो जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू Q/ε0A डिवाइडेड बाई D, ठीक। तो अगर मान लो D को आपने D+dx किया, ठीक है, इसको अगर हम लिख दें ε0A/D, तो D ऊपर चला गया, ऐसे ये चीज। तो अगर मान लो D को आपने D+dx थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपने किया, तो D+dx किया जैसे ही, वैसे ही क्या हुआ कि पोटेंशियल इसके क्रॉस बढ़ गया, तो ये तुरंत थोड़ा सा चार्ज को लूज करेगा, और ये पोटेंशियल कितने से बढ़ा होगा, dV अमाउंट से, ठीक। तो dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है dV अमाउंट, dV पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसको लिखिए लास्ट में,
when battery remains connected and capacitance is changed either by changing distance between plate or by placing or removing a dielectric slab, then transfer of infinitesimally small charge occur across infinitesimally small potential difference, due to which amount of heat dissipated is zero. Amount of heat dissipated is zero. ये जो चीज है, ये जो अभी लिखवाया, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड इसका क्या था। मैंने बताया था इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को। ठीक है, तो जरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हो कि इस बैटरी को, ये जो कनेक्टेड है V0, ये इसके क्रॉस हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा। अगर कभी इनके बीच का सेपरेशन x है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे आप d से बढ़ा के 2d लेके जा रहे हो, किसी भी समय इसका x मान लिया तो चार्ज इसके ऊपर हो गया प्लस माइनस CV0 के बराबर। ठीक है, तो उस समय फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑन अनदर प्लेट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ये बच्चा हो गया, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला Q²/2A∁0। ये फोर्स हो गया इनके बीच का। ठीक, अच्छा Q की जगह कितना लिख सकते हैं, CV0। तो CV0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A∁0। ठीक, अच्छा क्योंकि इस प्लेट को इनफाइनाइटली स्लोली खींच के सेपरेशन बढ़ाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कि ये जो F एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल ये बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और जो कि किसके बराबर है, C²V0² डिवाइडेड बाई 2A∁0 के। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं लिखता हूं, देखो तो ये कितना हो जाएगा, C की जगह रख देते हैं ε0A/d का स्क्वायर V0² डिवाइडेड बाई 2A∁0 के। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई है। देखिए एक ε0 हट जाएगा, तो ε0 एक A भी हट गया, A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, सॉरी ε0A/x होगा ना, किसी भी जनरल टाइम पे हम लिया है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, 2 भी बचा और इंटू V0²। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स इतना लगेगा। अब जरा बताओ क्या एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है। इसका मतलब वर्क डन अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो dw जो होगा वो बराबर होगा F इंटू dx। ठीक, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट किया तो टोटल dw जोड़ के टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो ये है ε0A V0² डिवाइडेड बाई 2 और बचा 1/x² dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट हुआ, d से लेके 2d तक। क्लियर है बात। अब जरा इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, देखो तो इसको नोट कर लेना, पूरा करते चलना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां पे हो जाएगा, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ε0A इंटू V0²/2। ठीक, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x, और ये d से लेके 2d तक। ठीक, तो ये हो जाएगा ε0A V0², ठीक,
डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1/2D आ जाएगा, तो ये हो गया 4D। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम लिख देते हैं कैपेसिटेंस, तो ये हो गया C0 V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लिया, और आप देखोगे वो जो फॉर्मूला था वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। इसमें वर्क डन बाय बैटरी पता कर लिया, एक्सटर्नल पता कर लिया, डेल्टा यू पता कर लिया, वैल्यू पुट कर दीजिए, हीट की वैल्यू देखिएगा 0 आएगी। ठीक है, खैर ये वाला मेथड जो है वो जेई वाले बच्चे ही बस ध्यान देंगे, नीट वाले बच्चे गलती से भी इसको ना करें। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करके हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को कैलकुलेट किया। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में आप क्या करो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, डाइलेक्ट्रिक वाले नहीं, अब आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हो सिवाय डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, तो कैपेसिटर के चैप्टर में जो आपके पास बुकलेट है, इवन एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन है, बस डाइलेक्ट्रिक का जिस क्वेश्चन में नाम आ जाए उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उसके अलावा सारे क्वेश्चन कर डालो। अब आप उस सारे क्वेश्चन को करने के काबिल हो चुके हो। ठीक है, और शायद मैं बता चुका हूं आपको कि जैसे ही कैपेसिटर चैप्टर खत्म होता है उसके 2-3 दिन बाद ही आप लोग का एक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट मिला के टेस्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। नीट वाले बच्चे नीट लेवल का टेस्ट तैयार करेंगे, जो जेई वाले बच्चे होंगे ये टेस्ट होगा बच्चों एडवांस टाइप का। ठीक है, जिसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मल्टीपल मोर देन वन चॉइस, पैसेज हो सकता है, ठीक है, मैचिंग हो सकता है, तो क्योंकि एडवांस का कुछ फिक्स पैटर्न होता नहीं है। ठीक है, तो उसी मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी पैटर्न है उन्हीं में से किसी एक पैटर्न पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और क्योंकि जब भी आपको पेपर आएगा तो इतना डिसाइडेड होता नहीं कि क्या पैटर्न होगा, तो इसमें भी आप एकदम ईमानदारी से तैयारी शुरू करना, बिना इस बारे में सोचे कि इंटीजर क्वेश्चन कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस कितने आएंगे, मोर देन वन चॉइस कितने आएंगे, ये सब सारा चीज आपका काम है तैयारी करना ईमानदारी से। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एनर्जी डेंसिटी पढ़ाना शुरू करूंगा, वो एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट का जो बचा रह गया था। ठीक है, तो अभी ही वहां पे थोड़ा मैं रिलेट कर पाऊंगा, वहां पे पढ़ाता तो कुछ समझ में नहीं आता आपको ज्यादा कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।